गुड मॉर्निंग क्लास। राम्स स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मैथ में आपका जो तीसरा चैप्टर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहले ये बालक समझ लेते हैं कि दो चर होते क्या हैं। चर आपको बताया गया है, जो आपके सिंबल होते हैं ए बी सी डी या एक्स वाई जेड, ये आपके क्या होते हैं, चर होते हैं। और दो चर मतलब ऐसा समीकरण वाला जिसमें कम से कम दो चर हों। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें कितने चर हों, दो चर हों। और वो समीकरण कैसा हो, रैखिक समीकरण है। भाई इसमें दिया है ना दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो हम रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, लेकिन कैसा रैखिक समीकरण, दो चरों वाले, मतलब ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हों। तो देखिए, जैसे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण में आपको बहुपद में बताया गया था कि ऐसा समीकरण, उसमें रैखिक बहुपद बताया गया था। बहुपद में आपको रैखिक बहुपद बताया गया था और इसमें रैखिक समीकरण बताना है। तो रैखिक समीकरण में आपका ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात केवल और केवल एक हो, ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात क्या हो, एक हो, ऐसे समीकरण को क्या कहा जाएगा, रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे देखेंगे आपका जो ए है वो एक्स का गुणांक है, और जो बी है वो वाई का गुणांक है, और सी जो आपका है वो अचर पद है। तो यहाँ हम देखेंगे आपका जो यक्स का घात है बालक वो कितना है, एक है। यहाँ पे यक्स का घात कुछ नहीं दिया है, यानी कि इसके मतलब कि यक्स का घात 1 है। यहाँ पे वाई का घात कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि वाई का घात क्या है, 1 है, और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात केवल और केवल एक हो, ऐसे समीकरण को क्या कहा जाएगा, रैखिक समीकरण। क्या कहा जाएगा, रैखिक समीकरण। अब दो चर वाला कहा गया है, तो इस समीकरण में देखेंगे तो एक चर आपका x है और दूसरा चर क्या है, y है। तो इसमें दो चर हैं कि नहीं हैं, दो चर हैं, एक चर आपका x है, दूसरा चर क्या है, y है। यानी कि ये क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। बहुपद और समीकरण में इतने डिफरेंस है बालक कि बहुपद में क्या होता है, जब हम बहुपद में आप लोगों को पढ़ाए थे तो ये पढ़ाए थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसके इक्वल में बालक 0 नहीं होता था। बहुपद में जब समीकरण लिखते थे तो इसके इक्वल में 0 नहीं होता था, और समीकरण जब पढ़ा रहे हैं तो इसके इक्वल में क्या होता है, 0 होता है। इतना समझ में आया। समीकरण का मतलब होता है बालक एक, तो अगर कहा जाए देसी भाषा में तो तराजू। तराजू का मतलब क्या होता है, बराबर करना। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप समीकरण में क्या करते हैं, बराबर करते हैं, दोनों पक्ष को बराबर करते हैं। अगर ये पक्ष आपका इतना है, ये पक्ष 0 है, तो इसके बराबर इसको अगर कर दिए तो आपका समीकरण सही है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो बालक, ये बेसिक है। इसके बाद आगे सवाल पे चलते हैं। आइए देखते हैं बालक, ये अध्याय तीसरा का पहला क्वेश्चन है। अध्याय तीसरा आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये पहला क्वेश्चन है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों को व्यक्त कीजिए। पहले यहाँ जब सॉल्व करेंगे बालक तो 2 समीकरण प्राप्त होगा, और दोनों समीकरण को ले करके जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा x और y का वैल्यू, उसी को ग्राफ पे रख करके प्रदर्शित करना है। आइए देखते हैं हल। माना आफ्ताब की आयु, दोनों की आयु को मान लेते हैं, पता नहीं है आयु कितना है, इसलिए दोनों की आयु को मान लेते हैं। माना आफ्ताब की आयु कितनी, माना आफ्ताब की आयु बराबर क्या, x। पुत्री की आयु कितना मान लेते हैं, बराबर y। अब आगे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व है बालक। जब 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले कहेगा तो इनमें से क्या करेंगे, घटाएंगे 7 वर्ष, और जब 7 वर्ष बाद कहेगा तो इनमें से जोड़ेंगे। भाई पहले का तो पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा तो घटाओगे। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7, और यही 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, बराबर क्या, y माइनस 7। अब देखिए आगे कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी हो जाऊंगा, मतलब तुम्हारे आयु की जो 7 गुनी आयु है वो मेरे आयु का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुमसे 7 गुनी आयु का। तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार करा मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो आफ्ताब की आयु कितनी है, x माइनस 7 है, और पुत्री की आयु y माइनस 7, और ये कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, मतलब तुम्हारे 7 गुने आयु के बराबर मेरी आयु हो जाएगी। तो पुत्री की आयु में 7 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब x माइनस 7 इक्वल, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7y, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 49। और x, ध्यान दीजिए x बराबर जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7y, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 49 और प्लस 7, और x बराबर जब वैल्यू रखेंगे तो 7y, और ये माइनस 49 और ये प्लस 7 है तो माइनस कितना हो जाएगा, 42। इसको मान लीजिए क्या, समीकरण 1। उसके बाद दूसरी स्थिति में देखते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु और उसके पुत्री की आयु निकालेंगे। ठीक है, तीन वर्ष बाद
आफताब की आयु। कितना हो जाएगा x+3। बाद कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। x+3 और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु। तो ये क्या हो जाएगा, y+3। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तुमसे मतलब अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी, तो उसके पुत्री की आयु क्या है, y-3, उसके 3 गुनी आयु। ठीक है, तो यानी कि x+3 इक्वल इसका 3 गुना, अपने पुत्री की आयु के 3 गुना, y+3, इसका 3 गुना रह जाएगा। ठीक है, आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका है x+3, इसके इक्वल में 3y + 3 × 9। अब देखिए यहाँ से x इक्वल जब निकालेंगे तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3y + 9 - 3, x बराबर 3y प्लस कितना 6। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब यहाँ से बालक क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेकर के चलेंगे और यहाँ से x और y का क्या निकालेंगे, वैल्यू। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से करेंगे तो क्या आया था, समीकरण 1 आपका यहाँ पे देखिए, x इक्वल 7y - 42, इसके इक्वल में क्या है आपका 0 है। यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे चूँकि एक बार बराबर लग चुका है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू कैसे रखेंगे बालक, वैल्यू ऐसा रखिए कि छोटी से छोटी संख्या है, मतलब यहाँ 7 है, इसी के आसपास की संख्या है ताकि चित्र में प्रदर्शित करने पर आसानी हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ x का वैल्यू क्या मान लेते हैं, माना x बराबर 7। ठीक है, माना x बराबर 7। अब x बराबर 7 जब इसमें वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए x बराबर जब 7 रखेंगे तो y बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा, रखिए, रख के देख लीजिए भाई। यहाँ पे देखिए x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा इक्वल, ये 7y और ये -40, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे जब इधर, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 7y बराबर 7 + 42, और y बराबर जब निकालेंगे तो ये 49 हो जाएगा, और इसका इधर भाग पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 49 बटा कितना 7, और y बराबर कितना हो जाएगा 7। यानी कि जब x बराबर आप 7 रखें तो y बराबर आपका कितना आया 7। उसके बाद x बराबर क्या रखते हैं
जीरो रखने पर। जब x बराबर आप जीरो रखेंगे बालक, तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल 7y माइनस 42। इसको उधर जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 7y इक्वल क्या, प्लस 42, और y बराबर 7 छक 42, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 6। अब x बराबर और क्या रख दें, अगर यहाँ -7 रख दें, अगर x बराबर -7 रख दें तो इधर आके पक्षांतर होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू हम रख रहे हैं वही रखिए बालक, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू रखेंगे सही आएगा, ग्राफ सही बनेगा, आपका आंसर सही होगा। लेकिन एक पैमाना होता है, एक लगाया जाता है कि इसी के हिसाब से वैल्यू आए आसपास, जैसे 7 आया, 6 आ जाए, 4 आ जाए। ये नहीं कि एक बार 7 आ जाए, एक बार 49 आ जाए, एक बार 5 आ जाए, एक बार 50 आ जाए। इस तरह का वैल्यू आएगा तब तो रखने में दिक्कत होगा। जैसे यहाँ पे 7 रखे तो 6 आया, -7 रखे तो +7 आया, ताकि वैल्यू रखने में आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 रख के x बराबर -7 रखने पर, जब -7 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए समीकरण एक कहाँ है आपका, यही है। तो -7 इक्वल 7y माइनस 42। इसको इधर पक्षांतर जब करेंगे तो ये -7 और ये प्लस कितना हो जाएगा, 42 और इक्वल 7y। अब y बराबर निकालेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। भाई गुणे में रहता है तो पक्षांतर करते हैं तो भाग होता है जा करके। अब ये देखिए ये देखिए -7 और प्लस 42 कितना हो जाएगा, 35 है। हाँ, यानी कि 7y बराबर कितना है, 35। 7 करने 7, 7 बचे 35, यानी कि y बराबर कितना आपका हो जाएगा, 5। ठीक है, 2 ही वैल्यू रखिए, ये जरूरी नहीं कि 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, आप कितना भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वैल्यू रखिए। आया समझ में, कम से कम 2 वैल्यू रखिए। अब यहाँ देखते हैं समीकरण 2 से, सेम इसी तरीके से समीकरण 2 में वैल्यू रखेंगे। समीकरण, अब ये देखिए इसका क्या प्राप्त हुआ, इसका जब वैल्यू रखे हैं तो x और y, जब यहाँ से आप पहले x का वैल्यू क्या रखे थे, 7, जब x का वैल्यू 7 रखें तो y बराबर क्या आया है, 7। यहाँ देखिए x का वैल्यू 7 रखें तो y बराबर 7, और x बराबर दोबारा क्या रखे हैं, 0, तो y बराबर क्या आया है, 6। और उसके बाद जब x बराबर आप -7 रखे हैं तो y बराबर क्या आया है, +5। इसको ऐसे रख दीजिए। ठीक है, अब लेंगे क्या, समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका देखिए कहाँ पर है, ये रहा, x इक्वल 3y + 6, x इक्वल 3y + 6। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखें, यहाँ पे देखिए अगर x का वैल्यू हम 3 रख देंगे, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 3 रख देंगे तो इधर आके पक्षांतर -6 और +3, यानी कि -3 और ये पक्षांतर होगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है,
x बराबर, यहाँ पे देख लीजिए आगे, x बराबर 3 रखने पर, यहाँ दिखाई दे रहा ना भाई, जब 3 रखेंगे तो ये देखिए 3 इक्वल 3y प्लस 6, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 3y इक्वल 3 माइनस 6 और 3y इक्वल, ये आपका क्या हो जाएगा -3, और ये 3 कट जाएगा यानी कि 1 आ गया, तो y बराबर क्या आया -1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x बराबर यहाँ पे क्या रखें हैं, 0 रख दें, तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा -6। हाँ, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो 0 इक्वल 3y प्लस 6, और इसको इधर जब पक्षांतर करेंगे तो 3y इक्वल 6, ये 3 एक 3 3 दूना, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा -2। ठीक है, उसमें 3 वैल्यू रखे थे, इसमें 2 ही रखें या 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और y बराबर अब की बार क्या रख दें, y बराबर अगर -3 रख दें, y बराबर -3 रखने पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y बराबर नहीं x बराबर -3 रखने पर, तो ये -3 इक्वल 3y प्लस 6, इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि -3 -6 इक्वल 3y, यानी कि ये 9 हो जाएगा, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 9/6, ये 3 3, ये 6 3 9 और बटा 3, हाँ -9/3, यानी कि क्या हो जाएगा, और माइनस में है ना, और ये y बराबर क्या हो जाएगा -3। ये आपका x और ये y, इसका जब बनाओगे x बराबर 3 रखे हैं, तो y बराबर कितना आया है -1, और x बराबर जब 0 रखे हैं तो y बराबर कितना आया है -2, और x बराबर जब आप -3 रखे हैं तो y बराबर क्या आया है -3। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए इसको दोबारा समझ लेते हैं बालक। कह रहा आताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इतना बड़ा सवाल मनोरंजक नहीं होगा बालक। देखिए अब इसमें हमें ना तो आताब की आयु मालूम है ना तो उसकी पुत्री की आयु मालूम है, तो पहले मान लेते हैं बालक, रहे या ना रहे लेकिन मान के चला जाता, मैथ है। माना आताब की आयु क्या है x और उसकी पुत्री की आयु y। अब कह रहा 7 वर्ष पूर्व, हमेशा बालक जब पूर्व कहेगा यानी कि पहले, तो क्या करेंगे घटाएंगे,
तो 7 वर्ष पूर्व आताब की आयु तो x-7 और उसकी पुत्री की आयु तो y-7। पुत्री की आयु y है तो y-7, उसका आयु x है तो x-7। अब प्रश्नानुसार का मतलब हो रहा है जो प्रश्न में कह रहा है उसी के अनुसार आपको लगाना है। कह रहा है कि आताब की आयु उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी के बराबर है। ठीक है, जो आताब की आयु है, आताब की आयु पहले थी, वो उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी, पुत्री की आयु की 7 गुनी, यानी कि पुत्री की आयु में 7 का गुणा करेंगे और बराबर इसकी आयु। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बालक, हमारा समीकरण 1 मिल गया। अब कह रहा 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद आताब की आयु, तो 3 वर्ष बाद कह रहा, तो पूर्व कह रहा था तो घटाए थे और बाद में कह रहा जोड़ेंगे तो x + 3 y + 3। अब यहाँ प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 वर्ष बाद में मैं तुम्हारी आयु के 3 गुने आयु का था, मतलब तुम्हारी आयु जितनी है उसके 3 गुने आयु के बराबर मेरी आयु है, तो उसके आयु में 3 गुने से गुणा कर दिया गया और सॉल्व कर दिए समीकरण। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 से लेकर के चलते हैं। यहाँ बालक वैल्यू रखने में आपको दिक्कत होता है, लेकिन कोई भी वैल्यू आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर जो कहा है उसी को रट लीजिए। बस ध्यान दीजिए कि जो x और y का वैल्यू आ रहा है तो उसमें दोनों में समानता लगभग, मतलब डिफरेंस बहुत कम हो। जैसे x का वैल्यू 7 रखे तो ज़्यादा से ज़्यादा y का वैल्यू 0 आ जाए या 7 से कम आए या 7 से 10 तक आए, ऐसा नहीं 7 रख दिया उसका आ गया 25 तो फिर ढूंढते फिर इतने बड़े ग्राफ में। तो इसीलिए y का वैल्यू अगर 7 आ गया, x बराबर 7 रखे तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू सॉल्व किए तो 7 आ गया, और यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए ये 6, 7, 0 यही सब घूम घूम के आ रहा है। ठीक है, ऐसे वैल्यू रखेंगे। उसके बाद y जब x बराबर -7 रखे तो y बराबर कितना आ रहा है, 5। देखिए 7 और 0 के अंदर में ही सब वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ पे जितना वैल्यू सब दिए और जितना आया सब क्या किए हैं, रख लिए हैं। उसके बाद समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 से सेम वही प्रक्रिया करके सॉल्व करेंगे और ये आपका आ जाएगा। आगे चलते हैं बालक अब ग्राफ बनाने के लिए कि ग्राफ में क्या है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बालक ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ के रूप में व्यक्त करना। तो ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे बालक, तो पहले इस तरीके से क्या बना लेते हैं, चतुर्थांश। आप लोगों को जब एग्ज़ाम में इस तरीके से सवाल आएगा, पहले ग्राफ बना लेते हैं बालक। आप लोगों का जब ग्राफ पे सवाल लगाने के लिए आएगा तो उसका अलग से पेज मिलता है, ठीक है, लाइनिंग वाला। ये आपका क्या होता है, इसको बोला जाता है x अक्ष, x डैश। ये आपका y अक्ष होता है और ये y डैश। ठीक है, इधर जब चलते हैं बालक, ये आपका मूल बिंदु है। ठीक है, इधर जब चलेंगे, इधर वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू आपका प्लस होगा, और इधर जब लेके चलेंगे वैल्यू तो ये वैल्यू आपका क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रहे जब आप लोग बनाएंगे तो इनके बीच की दूरियां आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी ग्राफ अच्छे से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 7, दिया है, x का वैल्यू भी 7 दिया, y का वैल्यू भी 7 दिया है, और किस में दिया, प्लस में, प्लस में दिया, यानी कि प्लस इधर रहेगा। x अक्ष पे देखेंगे, ये x अक्ष आपका माइनस में, ये x प्लस में है, तो यहाँ पर x अक्ष पे आपका +7 दिया है,
तो यहाँ पे ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 यहाँ पर कहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, +7 है। उसके बाद y अक्ष पर भी प्लस दिया है, यानी कि y अक्ष पे इधर प्लस होता है ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे +7 है आपका। ठीक है, उसके बाद अब इसको क्या करते हैं, ये ऐसे हल्का सा, ये मिलाया नहीं जाता लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मिला दे रहे हैं। यहाँ तक लाएंगे और इसको ऐसे ऐसे मिला देते हैं, यानी कि जो पॉइंट ये आपका, ये पॉइंट ऐसे लगा देंगे और ये आपका हुआ 7,7। उसके बाद देखिए x अक्ष पे आपका 0 है, तो ये आपका x है और इस पे क्या है 0। 0 का मतलब ये यहीं पे रह जा रहा है, बालकनाथ इसकी दूरी एकदम 0 है, तो ये मूल बिंदु 0,0 होता ही है। ठीक है, आगे चलोगे पढ़ोगे, अभी यहाँ बताना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद y का वैल्यू क्या है 6, +6 है, तो y का वैल्यू +6, यानी कि ये यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपका। ठीक है, अब ये इधर आता तो इधर 0 है तो यहाँ तक आएंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन 0 है तो यहीं पे रह जाएगा। उसके बाद तीसरा देखते हैं, x का वैल्यू कितना है -7। x का वैल्यू आपका -7 है, तो -7 आपका इधर होता है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू आपका क्या हुआ -7। और ये वैल्यू y का है, y का कितना है +5, तो +5 आपका कहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर। ये जो आपका वैल्यू हुआ यहाँ पर, ये क्या हुआ 0,6। और ये देखिए अब ये वैल्यू ऐसे मिला देंगे इसको ला करके, भाई -7,5 है ना। सुनो भाई सुनो, ये -7 है ना, तो -7 इधर लेंगे, यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या है, ,5 है, तो 5 आपका कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ना, तो यहाँ से मिलाएंगे और ये आकर के। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ -7,5, यहाँ पे लिख देंगे -7,5। अब देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ मिला, एक पॉइंट आपका यहाँ मिला और एक पॉइंट आपका यहाँ पर मिला। अब तीनों को ऐसे क्या कर देते हैं, सीधी रेखा से मिला देते हैं। बना। उसके बाद अब दूसरी बार देखते हैं, ध्यान दो, जो दूसरा आपका आया यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया 3 और y का वैल्यू क्या आया है -1, तो y का वैल्यू +3, तो +3 आपका यहाँ पर कहीं होगा, हाँ, y का वैल्यू +3 और यहाँ पर x का वैल्यू +3 और y का वैल्यू क्या -1 है, तो -1 आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये आपका -1। और इसको हल्का सा ऐसे, ये मिलाने का नियम नहीं होता है, बस ये रेखा खींचने के लिए क्या करते हैं, मिला देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये वैल्यू आपका कितना आ गया 3, -1। उसके बाद 0, -2, यानी कि x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे कितना है -2, तो x अक्ष पे आपका 0 यहीं पे रह जाएगा और y अक्ष पे -2 आपका यहाँ पर आएगा -2। ठीक है, उसके बाद क्या है -3, x अक्ष पे -3 आपका है और y अक्ष पे क्या है -3, तो y अक्ष पे आपका क्या है -3 यहाँ पर आएगा।
और एक्स अक्ष पे क्या है -3, तो एक्स अक्ष पर भी -3 ले लेंगे यहाँ पर, और इनको क्या करेंगे ऐसे, इन दोनों को क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे, यानी कि जो वैल्यू आया -3, अब इसको यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये बिंदु मिल रहा है, ये बिंदु मिल रहा है, ये बिंदु मिल रहा है, और तीनों को आपस में क्या करेंगे मिला देंगे। ये रेखा आपका बनके तैयार हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।